हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम पूजा पांडे है। मैंने एनटीए नेट और महाराष्ट्र सेट ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस से क्वालिफाई किया है। हमें महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 11th स्टैंडर्ड चैप्टर 2 का सीरीज़ चला रहे हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियोज़ अपलोड किया है हमारे चैनल पे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर उन वीडियोस को देखिएगा। ओके, तो आज का टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजी में जब हम इकोसिस्टम को पढ़ते हैं तो इसमें हमें कुछ पिरामिड्स को पढ़ना होता है। सो पिरामिड होता क्या है बेसिकली, ये कुछ ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एक इमेजिनरी ग्राफ्स हैं जिनको हम स्टडी के लिए यूज़ करते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। जो इकोसिस्टम के जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं या कंज्यूमर हैं, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर या टर्शियरी कंज्यूमर, तो इन सबको हम स्टडी करने के लिए हमने एक इमेजिनरी या ग्राफिकल, हम इसको बोलते हैं, ग्राफिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसको ही हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स बोलते हैं। ओके, सो देखते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। द प्रोड्यूसर्स मेक द बेस ऑफ द पिरामिड एंड द सब्सिक्वेंट टीज ऑफ द पिरामिड रिप्रेजेंट हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड टॉप कार्निवोर्स। The pyramid are of 3 type. Okay, so simply जो पिरामिड आपको, ये जो है हमारा पिरामिड है, ठीक है। सो ये एक तरह का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और हम इसको इकोलॉजी को स्टडी करने के लिए, इकोलॉजी में जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं उसको स्टडी करने के लिए हम इस ग्राफिकल वे में, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, सो पूरे डेटा को हम एक स्मॉल पेपर पे या कहीं पे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के थ्रू। सेम इसमें ये है। ओके, सो इसमें ये जो पिरामिड है, इसका जो बेस होगा ये हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं। जिस भी इकोसिस्टम के लिए हम पिरामिड बना रहे हैं तो उस इकोसिस्टम का जो भी प्रोड्यूसर होगा, सपोज़ अगर हम ग्रासलैंड का ग्राफ बना रहे हैं पिरामिड, तो ये जो प्रोड्यूसर होगा, जो बेस होगा, यहाँ पे ग्रास होंगे। सपोज़ अगर ये आपका हुआ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपका जो ट्री होता है उसको हम प्रोड्यूसर लेते हैं। ओके, सो हमेशा जो बेस होगा वो प्रोड्यूसर होगा। इसके बाद जो इसका सेकेंड लेयर है ये हमेशा हर्बीवोर होगा, जो कि प्रोड्यूसर को कंज्यूम करता है। हर्बीवोर के ऊपर आप जाएंगे तो ये हमारा कार्निवोर होगा, जो हर्बीवोर को कंज्यूम करता है। और जो पीक होगा यहाँ पे हमेशा टॉप कंज्यूमर होगा या टॉप कार्निवोर इसको बोलेंगे, ठीक है। सो हर पिरामिड में, चाहे आप किसी भी इकोसिस्टम के पिरामिड को आप देख रहे हैं, तो आपका जो मेन स्ट्रक्चर है वो यही रहेगा, ठीक है। अभी हम एक एक करके देखते हैं। पिरामिड जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, नंबर के बेसिस पे, ठीक है। दूसरा होता है बायोमास के बेसिस पे और तीसरा होता है एनर्जी के बेसिस पे। ओके, सो हमारा जो पिरामिड है ये हम 3 टाइप के पिरामिड हमें स्टडी करनी है। पहला है जो नंबर के बेसिस पे होता है, दूसरा है जो बायोमास के बेसिस पे है, और तीसरा होता है जो एनर्जी के बेस पे होता है। ओके, ओके, ठीक है। सो पहले देख लेते हैं नंबर के पिरामिड ऑफ नंबर्स। दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल। जब हम नंबर पिरामिड की बात करते हैं तो उसमें हम जिस भी ट्रॉफिक लेवल पे हैं उस ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म के नंबर्स को देखते हैं। अभी हम आगे जब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन अ ग्रासलैंड द नंबर ऑफ ग्रासेस इज़ मोर देन द नंबर ऑफ हर्बीवोर्स दैट फीड ऑन देम
and the number of herbivore is more than the number of carnivores. In some instance the pyramid of number may be inverted, that is herbivores are more than primary producer, as you may observe that many caterpillars and insects feed on a single tree. ओके, सो अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर में हम जो है जो ऑर्गेनिज़म है उनके नंबर्स को देखते हैं। पहले इसमें एग्जांपल इन्होंने लिया है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। ओके, तो मैं आपको ग्रासलैंड का ये है हमने ये ग्रासलैंड को हम इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो प्रोड्यूसर होगा वो बेस में होगा। अभी देखिए ये जो बेस वाला है ये सबसे ज़्यादा इसकी एरिया है। क्यों? क्योंकि ग्रासलैंड में जो ग्रासेस होते हैं वो कहीं ज़्यादा होते हैं नंबर में जो कि उसको फीड कर रहे हैं। सपोज़ अगर ग्रासेस इतने सारे तो जो ग्रास को खाने वाला है, सपोज़ अगर ग्रास होपर है तो वो ग्रासेस से कम होगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे कम हो गया। फिर उस ग्रास होपर को खाने वाला जो फ्रॉग होगा वो उससे भी कम होगा नंबर में। यहाँ पे नंबर की हम बात कर रहे हैं। और जो उस फ्रॉग को खाने वाला स्नेक होगा वो उससे भी ज़्यादा कम होगा। तो ये हमारा जो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का नंबर के बेसिस पे ऐसा जो है पिरामिड बनेगा। ठीक है, इसको अपराइट पिरामिड बोलते हैं। इसके अलावा एक और इन्होंने एग्जांपल लिया है, पिरामिड ऑफ नंबर में भी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड भी हो सकता है। कब इन्वर्टेड होगा? जब हर्बीवोर जो होंगे, जो प्रोड्यूसर होंगे वो हर्बीवोर से ज़्यादा होंगे। ओके, तो इन्होंने किसका लिया है? हर्बीवोर आर मोर देन प्राइमरी प्रोड्यूसर, एज यू मे ऑब्जर्व दैट मैनी कैटरपिलर इंसेक्ट। अगर हम ले जैसे सपोज़ जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, सपोज़ के इंसेक्ट किसी भी इकोसिस्टम में इतना है और जो प्लांट को वो खा रहे हैं वो प्लांट कम है। ठीक है, तो ये आपके हो गए इन्वर्टेड में होगा। उसके बाद जो है इनको खाने वाला वो इससे भी, तो ये इस तरीके का पिरामिड बनता है। इस पिरामिड को हम इन्वर्टेड पिरामिड बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। एक और मैं आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ, पॉन्ड्स इकोसिस्टम का। ठीक है, इन्वर्टेड का एक और एग्जांपल लेते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम। सो पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या होता है? जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ज़ूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इसलिए वो कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा नंबर में होते हैं। ठीक है, वेट, सो एग्जांपल हम लेते हैं ट्री, पॉन्ड इकोसिस्टम नहीं, सॉरी, हम ले रहे हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एग्जांपल। पॉन्ड में भी अपराइट ही होता है, इन्वर्टेड फॉरेस्ट इकोसिस्टम में होता है। सो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमेशा जो प्रोड्यूसर होते हैं हम A1 ट्री को मानते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्री है ये नंबर 1 है। ठीक है, इस ट्री को खाने वाले जो बर्ड्स हैं वो इस ट्री से कहीं ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक ट्री के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स बैठते हैं और उन बर्ड्स को खाने वाले जो हैं वो उनसे भी कहीं ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये कैसा बना है? ये अपराइट है। सो नंबर ऑफ पिरामिड आप याद रख सकते हैं, जो नेट के स्टूडेंट हैं उनको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ पिरामिड में ग्रासलैंड में अपराइट होता है। ओके, देन आपका पॉन्ड इकोसिस्टम में भी अपराइट पिरामिड होता है और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इससे क्वेश्चन आता है हर साल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा कि किस इकोसिस्टम में कैसा पिरामिड बन रहा है, अपराइट बन रहा है या
इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। सो ये नंबर की बात हो गई। नेक्स्ट आते हैं बायोमास। बायोमास क्या होता है? बायोमास किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ड्राई वेट होता है उसको हम बायोमास बोलते हैं। आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में 80% जो होता है वो वाटर होता है। सो जब वो वाटर बॉडी से निकल जाता है और जो बचता है उसको हम बायोमास बोलते हैं। सो जो ड्राई वेट इसको बोलते हैं बायोमास। सो द रिप्रेजेंट द बायोमास एट ईच ट्रॉफिक लेवल। स्टैंडिंग बायोमास इज द अमाउंट ऑफ द लिविंग मैटर एट एनी गिवन टाइम। स्टैंडिंग बायोमास किसको बोलते हैं? जो भी लिविंग मैटर होते हैं उसको हम स्टैंडिंग बायोमास बोलते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज ग्राम पर यूनिट एरिया और किलो कैलोरी पर यूनिट एरिया। इन मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम में अगर हम बायोमास का पिरामिड देते हैं तो वो हमेशा अपराइट होता है। हाउएवर इन केस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, यहाँ पे जो है जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है उसमें इन्वर्टेड होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नंबर ऑफ पिरामिड में जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वो इन्वर्टेड होता है, जबकि बायोमास का जो पिरामिड है उसमें पॉन्ड इकोसिस्टम जो है वो इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। वो क्यों बनता है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूँगी। Therefore, their total biomass at any given time is less than the biomass of herbivores supported by them. Okay, so हम एक एक करके देख लेते हैं बायोमास का। ग्रासलैंड की बात करते हैं तो ग्रासलैंड में क्या होगा? ग्रासलैंड में जो प्रोड्यूसर है वो ग्रास होते हैं, ठीक है। सो ग्रास का जो बायोमास वो ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू जो उनको खाने वाले हर्बीवोर्स हैं, ठीक है। सो ग्रास होपर की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ग्रास होपर का जो वेट होगा ड्राई वेट उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा ग्रास के ड्राई वेट में। इसलिए यहाँ पे आपका जो बेस होगा वो ग्रास होगा, उससे कम ड्राई वेट होगा आपके ग्रास होपर का। फिर ग्रास होपर का खाने वाला है स्नेक का ड्राई वेट उससे भी कम होगा क्योंकि नंबर में भी वो कम है, और ड्राई वेट जब होगा उसका तो वो भी कम हो जाएगा। तो ये कैसा आपको मिल रहा है पिरामिड? ये अपराइट है। एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं कि जो ग्रासलैंड होता है वो चाहे नंबर पिरामिड नंबर में हो या बायोमास पिरामिड हो या फिर एनर्जी का पिरामिड हो, हमेशा वो अपराइट ही होता है, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम में। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में जो आपका प्रोड्यूसर है वो है फाइटोप्लैंक्टन। सो फाइटोप्लैंक्टन नंबर में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ओके, लेकिन जो उनका वेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। आपको पता है फाइटोप्लैंक्टन कितने छोटे होते हैं और जब उनका ड्राई वेट निकालेंगे तो वो और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। सो जो उनका ड्राई वेट होगा वो कैसा होगा? कम होगा। उनको खाने वाले जो ज़ूप्लैंक्टन होंगे उनका ड्राई वेट उनसे ज़्यादा होगा। ज़ूप्लैंक्टन को खाने वाले जो फिशेज़ होगा उनका ड्राई वेट उनसे ज़्यादा होता है। और जो स्मॉल फिशेज़ हैं और उन स्मॉल फिशेज़ को खाने वाली जो बिग फिशेज़ होती हैं, वेल वगैरह, उनकी ड्राई वेट उनसे भी ज़्यादा होता है। इसलिए ये जो पॉन्ड इकोसिस्टम है वो कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये बहुत ही सिंपल है, चाहे आप इसमें ग्रास इकोसिस्टम पढ़ें, पॉन्ड इकोसिस्टम पढ़ें या फॉरेस्ट इकोसिस्टम पढ़ें, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज़ ऑलवेज अपराइट। ये हमेशा याद रखिए। पिरामिड ऑफ एनर्जी का अगर आपको कभी भी आता है तो इसमें हमेशा याद रखें कि कभी भी पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो इन्वर्टेड नहीं बनता है, ठीक है। हमेशा ये अपराइट बनेगा। इसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ अभी। दिस पिरामिड रिप्रेजेंट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल। एनर्जी इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरी पर यूनिट एरिया यूनिट टाइम। एनर्जी पिरामिड इज़ नेवर इन्वर्टेड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एनर्जी पिरामिड जो है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, ये हमेशा अपराइट होता है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर इंडिपेंडेंट थ्रू फूड चेन एंड फूड वेब। रिमूवल ऑफ एनी सिंगल स्पीशीज ऑफ द कम्युनिटी कॉज इकोलॉजिकल चेंज, ठीक है। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इकोसिस्टम में वो कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट फूड चेन एंड फूड वेब। और अगर
कोई भी सिंगल स्पीशीज़ भी अगर कम्युनिटी से रिमूव होता है तो वो पूरा एक इकोलॉजिकल चेंज का रीज़न बन जाता है। ठीक है, ये तो आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता। इसका रीज़न क्या है? किसी भी इकोसिस्टम में, चाहे कोई सा भी इकोसिस्टम हो, जो उसका प्रोड्यूसर होगा वो एनर्जी को कैप्चर करता है। मैंने आपको कल बताया था वो एनर्जी फ्लो में जो प्रोड्यूसर होते हैं वो सन की एनर्जी को कैप्चर करते हैं। तो सपोज़ किया हमने कि उन्होंने 1000 किलो कैलोरी एनर्जी एब्जॉर्ब किया या फिक्स किया, तो उनको जो खाने वाले हर्बीवोर होंगे उनके अंदर इसका 10% यानी कि 100 ही जाएगा। फिर उसको खाने वाले कार्निवोर में उसका 100 का 10% यानी कि 10। ठीक है, फिर उसको खाने वाले के अंदर 1। तो ये देखिए कैसा कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसा बन रहा है? अपराइट। ओके, सो किसी भी पिरामिड में, चाहे वो आपका पॉन्ड इकोसिस्टम हो, चाहे वो आपका ग्रासलैंड हो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, कोई भी इकोसिस्टम में एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट ही बनता है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। द कॉमन बायोजियोकेमिकल साइकिल आर, इधर ये आपका एनर्जी का दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बायोजियोकेमिकल साइकिल। द न्यूट्रिएंट मूव फ्रॉम द नॉन लिविंग टू द लिविंग एंड बैक टू द नॉन लिविंग component of the ecosystem in a more or less circular manner is called as biogeochemical cycle. See, in ecosystem जो आपकी एनर्जी हमेशा जो होती है, मैंने कल बताया था कि वो यूनी डायरेक्शनल होती है, एक डायरेक्शन में जाती है। कभी भी वो रिवर्स होकर सन के पास नहीं जाती, क्योंकि जो एनर्जी होता है वो हीट के फॉर्म में लॉस होता है और उस हीट को सन एब्जॉर्ब नहीं करता है किसी भी वे में। ठीक है, बट जो बायोजियोकेमिकल साइकिल यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं इकोसिस्टम में, ये पूरे एक साइकिल बनाते हैं। ठीक है, जहाँ से इनका ओरिजिन होता है ये वापस उसी में चले जाते हैं, सिंक लेते हैं और फिर वापस से पूरी साइकिलिंग जो है वो इकोसिस्टम में कंटिन्यूअसली चलती रहती है। इसका नाम आप देखिए बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसका नाम क्यों? क्योंकि बायो यानी जो लिविंग है उसके थ्रू भी ये साइकिल पास होता है। जियो यानी कि आपका सॉइल, अर्थ में भी जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो साइकिल चलती है। और केमिकल, ये केमिकल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम बायोजियोकेमिकल साइकिल है, क्योंकि ये पूरा पाथ है इनका, जो लिविंग है, सॉइल है, केमिकल, ये पूरी पाथ के थ्रू ये साइकिल कंप्लीट होती है। After the death of an organism, the dead remain are decomposed and the nutrients are released back into the soil by detritivores. Okay, so जब भी ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है उनके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो डिकम्पोज़र की वजह से क्या होते हैं, वापस से वो सॉइल में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद जो वो एंटर करते हैं सॉइल में तो उसको एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स थ्रू देयर रूट। जब प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं तो प्लांट को वो न्यूट्रिएंट वो यूज़ करते हैं उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। उसके बाद क्या होता है, उस प्लांट को हर्बीवोर जो हैं वो खा लेते हैं। सो हर्बीवोर के अंदर वो जो न्यूट्रिएंट है वो चला जाता है। उस हर्बीवोर को खाने वाला है कार्निवोर, तो कार्निवोर के अंदर भी वो न्यूट्रिएंट जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फंगाई प्ले अ रोल इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। इसके बाद क्या होता है, ये साइकिल जब चल रही है, इसने इसको खाया, फिर उसके अंदर से प्लांट को खाया हर्बीवोर कार्निवोर, तो उनमें इस फूड चेन के थ्रू वो न्यूट्रिएंट उनके अंदर एंटर कर रहा है। इसके अलावा सॉइल में कैसे आएगा, वो जो प्लांट है उसकी डेथ डिके हो गया, ठीक है, या फिर जो एनिमल है कार्निवोर हर्बीवोर उन्होंने एक्सक्रीट मटेरियल निकाला, ठीक है, या फिर उनकी डेथ हो गई, तो उन सब का जब डिकम्पोज होता है वो फंगाई या बैक्टीरिया के थ्रू या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाकी जो है, तो उनके थ्रू जब उनका डिकम्पोजिशन होता है तो वापस से जो उनकी बॉडी में या उनके वेस्ट मटेरियल में जो न्यूट्रिएंट था वो सॉइल में चला जाएगा और उस सॉइल को वापस से जो है वो प्लांट रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये पूरी एक साइकिल बन जाती है और इस साइकिल को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। There are more than 40 elements required for the various life processes by a plant and animal.
ठीक है। 40 एलिमेंट्स से भी ज़्यादा वेरियस तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट और एनिमल के लिए, लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। द एंटायर अर्थ और बायोस्फीयर इज़ अ क्लोज सिस्टम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी पूछता है बायोस्फीयर किस टाइप का सिस्टम है, तो ये कैसा है, क्लोज टाइप का सिस्टम है। दैट इज जो न्यूट्रिएंट्स आर नाइदर इम्पोर्टेड नॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम द बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर में जो न्यूट्रिएंट होता है ना वो इम्पोर्ट होता है ना एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, मतलब ना ही वो बाहर से आता है ना ही बाहर जाता है। जो एनर्जी है वो आपका बाहर से आता है, ठीक है, सन के थ्रू आता है, बट जो न्यूट्रिएंट है वो उसी के अंदर साइकिल पूरी बनी हुई है, उसमें ही रिवॉल्व करता रहता है। बाहर से वो ना ही वो आता है और ना ही अंदर का जो है न्यूट्रिएंट वो बाहर जाता है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखिएगा। न्यूट्रिएंट आर नाइदर इम्पोर्ट नॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड इट्स अ क्लोज सिस्टम। यहाँ पे आपको इतने डिटेल में नहीं दिया हुआ है साइकिल, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड की बुक है। अगर आप NTA नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये नाइट्रोजन साइकिल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये सारा थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, बट जो नाइट्रोजन साइकिल है इसको आपको डिटेल में पढ़ना होगा। मैं अपने चैनल पर डालूँगी नाइट्रोजन साइकिल का पूरा डिटेल में वीडियो। Okay, so some common biogeochemical cycle are nitrogen cycle, carbon cycle, oxygen cycle, sulfur cycle, phosphorus cycle, hydrological cycle यानी कि वाटर साइकिल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम सर्विसेज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर NTA नेट, ओके, बिकॉज इससे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। इकोसिस्टम की जो सर्विसेज है इससे क्वेश्चन हर साल आपको, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको आपने 2-3 क्वेश्चन ज़रूर देखे होंगे जो इस टॉपिक से लिए गए हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज कैन बी डिवाइडेड इनटू रिसोर्सेज यूज्ड बाय पीपल और सर्विसेज ऑफ नेचर। ओके, सो इकोसिस्टम का डायरेक्ट यूज़ और इनडायरेक्ट यूज़। डायरेक्ट यूज़ में हम टिम्बर यूज़ करते हैं, फ्रूट, ट्यूबर्स, मेडिसिन, फ्यूल वुड, ये सारे डायरेक्ट यूज़ है। इनडायरेक्ट में है रेगुलेटिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस को रेगुलेट करता है इकोसिस्टम, ठीक है। देन कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल को कंजर्व करने का काम करता है, सॉइल एंड वाटर बोथ, ये तो आपको पता होगा ही। मेंटेन करता है टेम्परेचर को, इंक्रीज़ करता है रेनफॉल को। ये हैबिटेट है फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड वाइल्ड प्लांट्स। इंक्रीज़ करता है एस्थेटिक वैल्यू ऑफ नेचर। इकोसिस्टम सर्विसेज आर प्रोसेस इन नेचुरल इकोसिस्टम विच सस्टेन बायोडाइवर्सिटी and human needs. Nature provide these services to us free of cost, ठीक है। जो इकोसिस्टम सर्विसेज है नेचुरल इकोसिस्टम का, वो सस्टेन करता है बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन की नीड को। बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी से मतलब है जो एनिमल्स है, वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वैरायटी ऑफ प्लांट्स, और जो ह्यूमन की नीड है, इन सारी चीज़ों को सस्टेन रखता है, मेंटेन रखता है। नेचर जो है वो प्रोवाइड करता है सर्विसेज टू अस, हमें प्रोवाइड करता है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई चार्जेस नहीं है जो नेचर हमें देता है। इकोसिस्टम सर्विसेज हैव बोथ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल वैल्यू, ठीक है। जो भी इकोसिस्टम की सर्विसेज हैं उसमें इकोलॉजिकल तो है ही, साथ में इकोनॉमिकल वैल्यूज़ भी हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं या फिर जो फॉरेस्ट घूमने जाते हैं, ठीक है, और जितने भी नेचुरल जगह हैं, नेचर को देखने जाते हैं, नेचर ब्यूटी, तो ये सारी जगह क्या है, ये इकोनॉमिकली वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू बहुत सारी हमारी इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती है। वहाँ के लोगों की जो जॉब होती है वो काम करते हैं। अगर आप शिमला मनाली यहाँ पर जाए तो यहाँ पे 80% जो लोगों का काम है वो टूरिज़्म पे ही डिपेंड करता है।
इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड अस इन मैनी वे। अब देखिए इकोसिस्टम के क्या क्या सर्विसेज हैं। पहला है प्रोविजनिंग सर्विस। इट इंक्लूड ऑल प्रोडक्ट्स दैट आर कलेक्टेड बाय पीपल विच इंक्लूड फूड आइटम लाइक fruits, tuber, herbs and medical plants. People depend on forest ecosystem for fuel, wood, fodder, building material, for housing etc. So हमें जो भी प्रोवाइड होता है इकोसिस्टम से, वो ट्री फ्रूट है, ट्यूबर है, हर्ब्स है, मेडिसिनल प्लांट होते हैं, ठीक है, टिम्बर होता है, फॉडर के लिए यूज़ करते हैं, फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं, फूड के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारा जो है आपका प्रोविजनरी सर्विसेज में आता है। और इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू भी है। वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम द वाइल्ड प्लांट्स ऑफ द फॉरेस्ट। मैनी ऑफ आवर मेडिसिन कम फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट इकोसिस्टम। जो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो भी डिपेंड करते हैं वाइल्ड प्लांट्स पे, और हमारे बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो हमें वाइल्ड प्लांट से मिलते हैं। देन सपोर्टिंग सर्विस, जो इकोसिस्टम है ये एक सपोर्टिंग सर्विस प्रोवाइड कराता है हमें। द अदर सपोर्टिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम आर बायोमास प्रोडक्शन। ठीक है, बायोमास प्रोडक्शन का मतलब जो प्लांट, नए नए प्लांट डेवलप होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं प्लांट्स। फॉरेस्ट इनडायरेक्ट सर्विसेज इंक्लूड द कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। ठीक है, इनके फ्लो को मेंटेन रखते हैं, स्ट्रीम्स और रिवर के जो फ्लो होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका सॉइल इरोजन है वो भी कंट्रोल रहता है। फॉरेस्ट कवर रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ रेन वाटर एंड अलाउ द रिचार्ज। ये बहुत ज़्यादा स्पीड में जो पानी होते हैं, रिवर का वाटर हो या फिर रेन वाटर है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड में फ़्लो नहीं करते हैं। ठीक है, उनकी स्पीड को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होने में उसको हेल्प होती है। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड द इरोजन ऑफ सॉइल। अभी मैंने आपको बताया कि ये सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि जो रन ऑफ है वाटर का, चाहे वो रिवर हो या रेन हो, उनकी स्पीड को मेंटेन करते हैं, कम रखते हैं। सो इसके वजह से सॉइल इरोजन भी काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग सर्विसेज। द रेगुलेशन ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेस इंक्लूड द फूड कंट्रोल, रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट, वाटर प्यूरिफिकेशन। ओके, सो फ्लड कंट्रोल करते हैं। इसके बाद ये रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट को का रेगुलेशन मतलब आप देखेंगे जहाँ पे पेड़ कट रहे हैं उस वजह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा वार्म होता जा रहा है। देन absorbing carbon dioxide and release oxygen that we breathe, and also it help to maintain temperature and moisture. It also maintain the ecological balance, habitat for the wild animal and increase rate of rainfall. ठीक है सर, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, ये हैबिटेट हैं वाइल्ड एनिमल्स के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, मॉइस्चर मेंटेन करते हैं, और रेनफॉल के रेट को भी मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल सर्विस। There are various non-material benefits which people obtain from ecosystem like education, recreation and various cultural practices. So हम फॉरेस्ट में घूमने के लिए जाते हैं, एजुकेशनल रिसर्च वगैरह काम से होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम फॉरेस्ट के थ्रू करते हैं। ठीक है, सो ये सारी जो हैं ये सर्विसेज हैं जो हमें इकोसिस्टम प्रोवाइड कराता है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम आपका ये जो लास्ट वीडियो बनेगा, ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
If you have any suggestion, please write in comment section below. Thank you so much.